मैं डॉक्टर रमेश चंद्र वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, हर्डिगस कॉलेज, भरतपुर। आज आपको मैं कला की पश्चिमी परिभाषा के बारे में बताऊंगा। भारतीय एवं पाश्चात्य दर्शन के अनुसार कलाओं की अलग अलग परिभाषाएं देखने को मिलती हैं। पाश्चात्य परिभाषाओं में सबसे प्रमुख है प्लेटो। प्लेटो के अनुसार कला सत्य की अनुकृति है। प्लेटो के अनुसार जो भी प्रकृति में या हमारी आँखों से में द्वारा देखा जा रहा है, उस आकारों का एक सत्य रूप पूर्व में ही बना हुआ है, जिसकी अनुकृति हमें दिखाई दे रही है और कलाकार उस अनुकृति की अनुकृति करता है। इसका अर्थ ये हुआ कि कला सत्य की अनुकृति कहलाती है, यानी कला तृतीय दर्जे की उन्होंने माना। प्लेटो के ही शिष्य थे अरस्तु। अरस्तु ने कला को तृतीय दर्जे से हटाते हुए यह कहा, कला प्रकृति के सौंदर्यमय अनुभवों का अनुकरण है। जब कलाकार अपने आसपास की प्रकृति को देखता है तो उसके सौंदर्य के अनुभवों को वह अपने अंतर्मन में आत्मसात करता है और कलाओं के माध्यम से वह उन्हीं सौंदर्यमय अनुभवों को चित्रित करता है। यानी कलाएं प्रकृति के सौंदर्यमय अनुभवों का अनुकरण है, यानी उनका स्थान तृतीय दर्जे से अनुकरण के आधार पर उच्चतम स्तर पर लाने का प्रयास किया गया। अरस्तु के पश्चात पाश्चात्य विद्वान हेगेल के कथनानुसार कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करती है। यह मत भारतीय सिद्धांत के काफ़ी नज़दीक हमें नज़र आता है। इस सिद्धांत के अनुसार उस ईश्वरी शक्ति यानी उस आदि भौतिक सत्ता को कलाओं के माध्यम से हम व्यक्त करते हैं, जिसको कि केवल हम अनुभव करते हैं और उसी अनुभवों को साकार रूप देने का प्रयास अगर कोई कला करती है तो वह कला श्रेष्ठ कला कहलाती है। भारतीय दर्शन के अनुसार भी धर्म के आधार पर कलाओं को सर्वोच्च स्थान दिया गया है, यानी धर्म की जो सफल अभिव्यक्ति करती है वही कलाएं श्रेष्ठ मानी जाती हैं। तो हीगेल का कथन भारतीय दर्शन के अनुरूप ही नजर आता है। क्रोचे के अनुसार कला बाह्य प्रभावों की सफल अभिव्यक्ति है। क्रोचे की परिभाषा आधुनिक कला की परिभाषा के काफ़ी नज़दीक मानी जाती है। उनके अनुसार मनुष्य पर या कलाकार पर बहुत सारी बाह्य प्रभाव होते रहते हैं। उन बाह्य प्रभावों में कुछ प्रभाव कलाकार के मन में गहराई से बैठ जाते हैं। उन बाह्य प्रभावों को वह अभिव्यक्त करता है और यही अभिव्यक्ति अगर सामने वाले व्यक्ति के समझ में आ जाती है तो वह सफल अभिव्यक्ति कहलाती है। अर्थात कला बाह्य प्रभावों की सफल अभिव्यक्ति है। अगला मत है फ्रायड। फ्रायड के मतानुसार दमित भावनाओं की अभिव्यक्ति कला है। फ्रायड मनोवैज्ञानिक थे और उन्होंने मनोविज्ञान के आधार पर यह बताने का प्रयास किया कि मनुष्य के मन में बहुत सारी बातें जो वह नहीं कर पाता है या वह सामाजिक रूप से दूसरे को प्रदर्शित नहीं कर पाता है, वह उसके मन में दमित भावनाओं के रूप में उपस्थित रहती है। इन्हीं दमित भावनाओं को वह कलाओं के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। इसीलिए कलाएं दमित भावनाओं की अभिव्यक्ति कहलाती है। टॉल्स्टॉय के अनुसार यदि कलाकार अपने भावों को क्रिया, रंग, रेखा, ध्वनि या शब्द द्वारा
इस प्रकार अभिव्यक्त करे कि देखने और सुनने वाले में भी वही भाव उत्पन्न हो जाए, तो उसे कला कहेंगे। टॉल्स्टॉय का मत वर्तमान में कलाओं के जो रूप हमें देखने को मिलते हैं, चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत कला, नृत्य कला, इन सब चीज़ों को पुष्ट करते हुए नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि कलाकार के मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, यदि इन भावों को वह रंग, रेखा, ध्वनि या शब्द के द्वारा अभिव्यक्त करता है और देखने और सुनने वाले में भी वही भाव उत्पन्न हो जाएं, तो उसे कला कहा जाएगा। यानी वह जो कलाकार है, जैसा वह अनुभव करता है, सामने वाले व्यक्ति को भी उसी प्रकार की अनुभूति हो जाए, तो वह कलाएं श्रेष्ठ कहलाती हैं। आरजी कलिंगवुड के शब्दों में कला एक व्यक्ति की रचनात्मक इच्छा की सुंदर अभिव्यक्ति है। यह कल्पना की रचनात्मक प्रक्रिया के द्वारा हमें प्राप्त होती है। टॉल्स्टॉय से आगे बढ़ते हुए आरजी कलिंगवुड ने कहा कि हर मनुष्य के बीच में मन में कुछ न कुछ नया करने की, रचनात्मक करने की इच्छा सदैव रहती है, और यह रचनात्मक इच्छा उसे कल्पना से प्राप्त होती है। जब कलाकार अपनी रचनात्मक इच्छा की सुंदर अभिव्यक्ति करता है, तभी वह कला कहलाती है। इस प्रकार भारतीय एवं पाश्चात्य विचारकों के चिंतन के फलस्वरूप कला के प्रति यह दृष्टिकोण निश्चित होता है कि कला हमारे विचारों का एक दृश्य रूप है, यानी हम जैसा सोचते हैं उसको हम साकार रूप में प्रदर्शित करते हैं। यह हमारी कल्पना शक्ति, आदर्श प्रियता एवं सृजन शक्ति से युक्त है। इन कलाओं में वह कलाकार अपनी कल्पना शक्ति का और समाज में आदर्श स्थिति को प्रदर्शित करना एवं सृजन शक्ति से युक्त होती है, तथा सौंदर्य और तीव्रतम अनुभूति से आत्मविभोर होकर भी कलाकार सृजन करता है। यानी कि कलाकार किसी भी सुंदरतम वस्तु को देखता है या ऐसी अनुभूति जिसको वो बहुत तीव्रता से अनुभव करता है, उन सबको वह आवश्यक रूप से किसी न किसी माध्यम में व्यक्त करता है, तो वह कलाकार इन दोनों माध्यमों, सौंदर्य और तीव्रतम अनुभूति से आत्मविभोर होकर ही कलाकार सृजन करता है। इसलिए कला की यह परिभाषा सर्वथा उपयुक्त है। यथार्थ जीवन से प्रेरित किंतु कल्पना से संवर्धित भावों एवं विचारों की सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति ही कला है। इस परिभाषा को समझने का प्रयास करेंगे। यथार्थ जीवन यानी उन कलाकार के चारों तरफ या उस व्यक्ति के चारों तरफ जो जीवन उसे दिखाई देता है, वह यथार्थ जीवन है। उस यथार्थ जीवन से वह कुछ न कुछ प्रेरणा लेता है और उस प्रेरणा को वह कल्पना से और भी सुदृढ़ बनाता है, और उन भावों को सुदृढ़ बनाकर उन विचारों को वह सौंदर्यात्मक रूप से सुंदरतम रूप में अभिव्यक्त करने का प्रयास करता है। वह कला है, क्योंकि कोई भी दर्शक कला को तब देखेगा जब वह सुंदरतम अभिव्यक्ति होगी। इस प्रकार यथार्थ जीवन से प्रेरित किंतु कल्पना से संवर्धित भावों एवं विचारों की सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति ही कला है। धन्यवाद।